दोस्तों पेश है हत्यारा दोस्त। मनोज कॉमिक्स से बहुत पुरानी कॉमिक्स है। ये कवर चित्र है इसका। फतेहगढ़ के राजा चंदेल सिंह बहुत दिनों से बीमार चल रहे थे। राजवेद उसका उपचार करते करते थक गए थे, लेकिन चंदेल सिंह की बिगड़ती दशा में कोई सुधार नहीं हुआ। एक दिन संध्या के समय अपने पास बैठी हुई महारानी केसर देवी से बोले, महारानी लगता है हमारा अंतिम वक्त आ गया है। शुभ शुभ बोलिए महाराज, अभी आपके दुश्मन भी भूल से तबीयत खराब ना हो। महारानी ये सब कह कर तुम हमें झूठी दिलासा न दो, तो मृत्यु के प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है। महाराज आज यह आपको क्या हो गया है जो इस प्रकार अनगलन बातें कर रहे हुए? महारानी मेरी बातें अनगलन नहीं है। इसमें पहले मौत हमें कोई आगोश में ले खींचे। तुम्हें एक अत्यंत गोपनीय बात बताना चाहते हैं। बताइए महाराज। तब चंदन सिंह ने तकिए के नीचे रखी चाबी निकाली और महारानी की तरफ बढ़ाते हुए बोले, महारानी प्रतिदिन पूछती थी ना यह चाबी किस कक्ष की है, यह चाबी मैं सोते वक्त अपने पास क्यों रखता हूँ। हाँ महाराज, यह आज तक मेरी समझ में नहीं आई कि आप इस चाबी को इतनी महत्व क्यों देती थी। 2 वर्ष से देख रही हूँ कि यह चाबी हर समय आपके पास रहती है। इस चाबी को किसी हाथ भी नहीं लगाने देते। इसका क्या रहस्य है महाराज? महारानी आज हम तुम्हें इस चाबी का रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं, और आज के बाद चाबी तुम्हारे पास ही रखोगी। मेरी मृत्यु के पश्चात चाबी तुम्हें संभाल कर रखनी है। यह क्या यह क्या है महाराज? मुझे फिर भी मृत्यु की बात कर बैठे। यह देख महाराज ने कहा। महारानी व्यर्थ में नाराजगी छोड़ो और मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे कक्ष में लगा हुआ जो कक्ष है उसके अंदर दरवाजे के लगे ताले की चाबी है। उस कक्ष में एक चित्र रखा हुआ है। मेरी मृत्यु के बाद तुम उस चित्र चाबी से देकर रखोगी। भूल से भी कभी युवराज बुलंद को यह चाबी नहीं दोगी। याद रखो, अगर तुमने ऐसा किया तो युवराज बुलंद कल के जीवित नहीं रहेगा। कक्ष में बंद उस चित्र के कारण ही उसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? भला एक साधारण से चित्र के कारण युवराज बुलंदखंड की मृत्यु हो सकती है? महारानी जिसे तुम साधारण चित्र कह रही हो, कोई साधारण चित्र नहीं। वह चित्र अभयदीप की राजकुमारी चित्रमाला का है, जिसे 2 वर्ष पूर्व हमने एक चित्रकार से खरीदा था। महाराज आपके कथन से चित्र के प्रति जिज्ञासा बढ़ रही है। आप विस्तार पूर्वक उस चित्र के बारे में बताइए। यह भी बताइए कि वह चित्र युवराज बुलंद की कैसे अशुभ है। ठीक है महारानी, हम विस्तार से तुम्हें सारी बात बताते हैं, ताकि मेरी बात को गंभीरता से तुम्हें सही पता लग सके। सुनो, 2 वर्ष पूरे जब हम दरबार में बैठे हुए थे तो एक चित्रकार के बनाए चित्र को लेकर हमारे पास आया। महाराज मैंने सुना है आप चित्रकला के बहुत कदरदान हैं, इसलिए मैं आपके बनाए हुए चित्र लेकर आपके पास आया हूँ। ज़रा देखें तो सही चित्र, तुम्हारे बनाए हुए चित्र कैसे हैं। और बनाए चित्र दे रही है। मैंने एक एक करके सारे चित्र देखे। चित्रकार ने बड़े ही सुंदर चित्र बनाए थे। उन चित्रों को उलट पुलट देखने जी रहा था कि अचानक मेरे चित्र की दृष्टि पड़ी। मेरे दृष्टि उसी पर जमकर रह गई। ओह, यह चित्र तो बिल्कुल सजीव लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे देखांतर में युक्ति अभी बोल पड़ेगी। चित्रकार, इतनी सुंदर युक्ति को वास्तव में दुनिया में है? इस चित्र में रेखांत तुम्हारी कल्पनाएं हैं। महाराज यह चित्र अभयदीप की राजकुमारी माला का है। अभयदीप की राजकुमारी माला अपने इस चित्र से कहीं ज़्यादा सुंदर और मोहक है।
अच्छा, यह अभयदीप की राजकुमारी माला का चित्र है। सचमुच राजकुमारी माला इतनी सुंदरी की प्रतिभा है। मैंने चित्र में यह चित्र खरीद लिया। बदले में मैंने उसे स्वर्ण मुद्राएं की एक बड़ी थैली दी। लो चित्र, यह तुम्हारा पड़ा है। चित्रकार दरबार से चला गया। उसके जाने के बाद हम राजदूत ब्रह्मदत्त को बुलाया और उस राजकुमारी माला का चित्र दिखाते हुए कहा, राजदूत जी देखो, जानते हैं हम केवल चित्र देखकर ही चित्र की में रेखाएं मनुष्य के भाग्य का हाल बता सकते हैं। अतः उन्हें चित्र देकर इस चित्र की रेखायुक्ति के भाग्य का हाल बताइए। महाराज, आप इस चित्र की रेखा के भाग्य क्यों जानना चाहते हैं? राजदूत जी, यह चित्र अभयदीप की राजकुमारी माला का है। हम इकलौते पुत्र युवराज बुलंद सिंह से विवाह राजकुमारी माला का करना चाहते हैं, इसलिए हमें राजकुमारी की माला के भाग्य के हाल का जानना चाहते हैं। यह विवाह शुभ होगा या अशुभ? अगर ऐसी बात है महाराज, तो मैं अवश्य इस चित्र के भाग्य हाल बताऊंगा। राजदूत जी ध्यानपूर्वक चित्र को देखा। ओह अनर्थ, घोर अनर्थ! तब पर पसीना झलक आया। यह देख मैं चौंका। क्या बात है राजदूत जी, आप इस चित्र को देखकर इतने परेशान क्यों उठे? महाराज, यह बात परेशान की होने की है। हमें भी कुछ बताइए राजदूत जी, आखिर बात क्या है? तो सुनिए महाराज, इस चित्र की रेखित युगली का विवाह जो भी विवाह करेगा 10 दिन के पश्चात उसकी अकाल मौत मर जाएगा। ना क्या? हाँ महाराज, और तब हम भूलकर भी युवराज बुलंद सिंह के विवाह राजकुमारी माला की शायद नहीं करेंगे। हम आज ही चित्र को जला देंगे। महाराज, ऐसा नहीं करना, वरना फतेहगढ़ राज्य में घनघोर विपत्ति के बादल छा जाएंगे, प्रजा भूखों मरने लगेगी। क्यों दोषी? महाराज, चित्रकार से यह चित्र खरीदा तो आपने बड़ी भूल की है। चित्र खरीदते समय राजकुमार माला के बुरे ग्रह आपके भी सताना प्रारंभ कर दिया, जिससे आप रूपण लगेंगे और 2 वर्ष के पश्चात आप लंबी बीमारी के कारण अकाल मृत्यु को प्राप्त होंगे। अगर आपने भूल कर भी यह चित्र जला दिया तो राजकुमारी माला के बुरे ग्रह आपसे कुटित हो जाएंगे और बुरे ग्रह पति को अपना निशाना विनाश लीला प्रारंभ कर देंगे। इसलिए आपको चित्र को जलाने की कदापि भूल न करना महाराज। ओह ओह, तब हम इस चित्र को कैसे पीछा छुड़ाएं राजदूत सिंह? सुनकर राजदूत सिंह सोच में पड़ गई और कुछ सोचने के पश्चात, महाराज आप ऐसा कीजिए, इस चित्र को किसी गुप्त कक्ष में बंद कर दीजिए। उस कक्ष के द्वार पर मोटा ताला लगा दीजिए और चाबी सदैव अपने पास रखिए। महाराज, यह बात याद रखना। युवराज बुलंद सिंह की दृष्टि भी इस चित्र पर नहीं पड़नी चाहिए। यदि किसी दिन ऐसा होगा तो युवराज बुलंद सिंह रूपमाला से मोहित हो जाएंगे और मिलने का व्यंग हो उठेंगे और उनके घातक होगा, जिसके परिणाम स्वरूप युवराज बुलंद सिंह की जान भी जा सकती है। ओह, तब तो हम ऐसा ही करेंगे राजदूत सिंह, जैसा आपने बताया है। हम किसी भी हालत में अपने इकलौते पुत्र को अहित नहीं होना देना देंगे। अच्छा महाराज, अब आज्ञा दें। मुझे जाने की आज्ञा लेकर राज्य से चले गई और उधर मारिन केसर देवी को इतनी बात बताने के बाद राजा चंदेल सिंह ने आगे कहा, महारानी राजदूत सिंह के बताए हुए अनुसार हम उसी दिन राजकुमारी का चित्र अपने शयन कक्ष में लगे कक्ष में बंद कर दिया और ताला लगा दिया। यह चाबी उसी कक्ष की है महारानी। आज से चाबी तुम्हारे पास रहेगी। अगर आपका ऐसा आदेश है तो महाराज, यह चाबी अपने पास रख लेती हूँ। आपकी कृपा करके मृत्यु की बात न करें। कैसे ना करूं? 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं। राजदूत ने हमारी अकाल मृत्यु की घोषणा की थी। अब उस घोषणा का पूरा होने का समय आ चुका है। दुख में के सागर में डूब गई और चंदन सिंह चाबी लेकर वह लौट
लौट पड़ी। अब मैं चैन की नींद सो सकेंगी। और घटना के दूसरे दिन जब राजनीति के तंत्र में पहुंची, ओह यह क्या, महाराज की आंखें खुली हुई हैं, वह मुंह फटा हुआ है। ऐसी अवस्था तो महाराज का सर्व सुधार गए हैं। और मन में कुविचार आते ही केसर देवी दौड़कर शयन कक्ष में पहुंची और चंदेल सिंह की छाती पर अपना हाथ खान सटा दिया। ओह, महाराज का दिल की धड़कनें तो बंद हो गई। और चंदेल को मृत्यु भागा फूट फूट रोने लगी। वो सचमुच मेरे साथ छोड़ गई, मैं सुहागिन से अभागिन हो गई। वो चंदेल सिंह की मृत्यु का समाचार पाकर बुलंद दौड़ा दौड़ा आया। वो पिताजी, माँ पिताजी। जब बुदेन सिंह की सौल यंत्र फूट फूट कर रो रहे थे और बड़े अग्नित्व से वातावरण में राजा बुलेंद्र सिंह का अंतिम संस्कार किया गया। और जब 13 दिन पश्चात चंदेल सिंह 13वीं हो गई तो प्रधानमंत्री ने कीर्तिनगर के महामंत्रिमंडल से सदस्य से राजकुमारी केसर देवी से मिले। और केसर देवी से मिलने से राजा के संबंध में प्रधानमंत्री ने केसर देवी से कहा, महारानी, आप अपने सारे मंत्री को एक बार निवेदन करने आए हैं। कहिए प्रधानमंत्री जी, क्या आप लोग क्या निवेदन करना चाहते हैं? महारानी जी, महाराज का निधन हो जाने के कारण फतेहगढ़ का राज सिंहासन खाली पड़ा है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि युवराज बुलंद सिंह फतेहगढ़ का नया राजा घोषित कर दें। अब विलम्ब नहीं करनी चाहिए। प्रधानमंत्री, जैसा आप लोग ठीक समझे करें। हम आप लोगों के किसी कार्य में आपत्ति नहीं होगी। आप लोग राज्य के हित के लिए ही करेंगे, ठीक करेंगे। रानी जी, आपकी स्वीकृति पाने के लिए देर थी। हम कल ही एक सभ्य भव्य आय समारोह करके युवराज बुलंद सिंह को फतेहपुर का नया राजा घोषित कर देंगे। और दूसरे दिन भव्य समारोह के साथ बुलंद सिंह फतेहपुर का राजा बना दिया गया और बुलंद में शांतिपूर्ण राज्य संचालन करने लगा। एक दिन बुलंद सिंह अपने विभिन्न मित्र प्रवेश, जो प्रधानमंत्री कीर्ति सिंह के पुत्र थे, उसके साथ राज उद्यान में बैठा हुआ था। राजन, बहुत दिनों से कोई जिज्ञासा मेरे मन में उमड़ रही है। कैसी जिज्ञासा है? राजन, महल में आते जाते मैंने कई बार देखा राजमाता केसर देवी की एक चाबी हमेशा अपने पास रखती है। वह चाबी किस कक्ष की है? राजन, क्या आपके चाबी के बारे में कुछ पता है? पेश, बहुत अच्छे किया प्रेसर, यह बात पूछकर तुमने बहुत अच्छा किया। मेरे मन में भी बहुत दिनों से यह प्रश्न घूम रहा था कि आज वह चाबी के बारे में राजमाता से पूछूं। उस रात जब बुलंद सिंह सोने से पहले राजमाता केसर देवी के चरणों को स्पर्श करके कक्ष में आया तो राजमाता को आज्ञा दें, एक बात पूछना चाहता हूँ। पूछो बेटा, क्या बात पूछना है? राजमाता, बहुत दिनों से देख रहा हूँ आप चाबी को हर समय अपने पास रखती हैं। पहले तो यह चाबी आपके पास नहीं रहती। किस कक्ष की चाबी है राजमाता? क्या इस चाबी के बारे में कुछ बता सकती हैं? ओह बुलंद सिंह, इस चाबी के बारे में क्या बात बताऊं? यह देख राजमाता अपने प्रश्न का कोई जवाब नहीं दिया। अरे बेटा, आज तो तुमने मुझसे यह चाबी के बारे में पूछ लिया, पर आज के बाद भूल कर भी कभी हमसे इस चाबी के बारे में न पूछना, हमारा आदेश है। राजमाता, बेटा बहुत हो गई है, अब तुम अपने कक्ष में जाओ। यह सुनकर बुलंद चुपचाप अपने कक्ष में चला गया। वह परेशान अपने कक्ष में पहुंचा। आखिर वह चाबी किस चीज़ की है? राजमाता मुझसे उसके बारे में कुछ बता क्यों नहीं रही? इस बात से प्रति मेरे मन में और रहस्य बढ़ गया है। जो भी हो, मैं उस चाबी का रहस्य के बारे में सारी बात जान कर रहूँगा। मुझे जब भी समय मिले करेगा छिप कर राजमाता की गतिविधियों को देखा करूँगा। राजमाता कभी न कभी तो उस चाबी किसी न किसी ताले तो खोलेगी ही। और इस घटना के कुछ दिन बाद रात्रि
एक रात्रि जब राजमाता केसर देवी के सोने से अपने शयन कक्ष में लेटी हुई थी, वह स्वर्गीय महाराज चंदेल सिंह के कक्ष के साथ लगे कक्ष में सटाए फिरती हूँ, कक्ष में साथ लगाए फिरती हूँ। मैंने आज तक भी कक्ष में खोल कर नहीं देखा। अब कक्ष में देखूंगी कि अभयदेव की राजकुमारी की माला का चित्र कैसा है, राजकुमारी की माला का चित्र देखने में कैसे लगती है। यह विचार आते ही इस समय सब सो गए होंगे। मुझे इसी समय जाकर उस कक्ष को खोलकर राजकुमारी का चित्र देखना चाहिए। यह सोचकर केसर देवी अपने कक्ष से निकली और कक्ष में चल पड़ी। उधर दूसरी ओर बहुत देर पर आंखें अचानक खुल गई। पता नहीं क्या बात है, आज रात्रि के समय आँखों क्यों खुल गई। अब यह प्रश्न करने पर मुझे पुनः नींद नहीं आ रही और बहुत देर तक शयन कक्ष में लेटा लेटा करवटें बदलता रहा। और जब नींद नहीं आई तो वह उठकर कक्ष के दरोखे के पास जाकर खड़ा हो गया। और वही क्षण था जब राजमाता केसर देवी शयन कक्ष की ओर बढ़ती जा रही थी। बुलंद से बाहर निकली। और राजमाता इस समय कहाँ जा रही है, मुझे छिप कर दे इतना पीछा करना चाहिए। यह सोचकर बुलंद चुपचाप दबे पांव अपने कक्ष से बाहर निकला और चोरी चोरी छिपता छिपता राजमाता के पीछे करना लग गया। और केसर देवी जब चंदेल सिंह के शयन कक्ष में पहुंची और राजमाता स्वर्गीय पिताजी की महाराज के कक्ष में इस समय क्यों जा रही हैं, क्या कारण हो सकता है। इसी सोचों में डूबता हुआ वह उस कक्ष में प्रवेश कर गया और राजमाता का शयन कक्ष में घुसते ही साथ लगी वृद्ध बंद दरवाजे के समीप गई और वो राजमाता ने उस चाबी के ताले खोल रही है जो हर समय अपने पास रखती है, जिस चाबी के बारे में जिन्हें कुछ भी बताना इनकार कर दिया था। यह चाबी इसी कक्ष की है और ताला खोलकर कक्ष में अंदर घुस गई और अंदर जाकर राजकुमारी का चित्र देखा। ओह, राजकुमारी माला वास्तव में आदित्य सुंदरी है, महाराज सचमुच कह रहे थे। वह बहुत ही देर तक कक्ष में मुद्र बैठी माला के चित्र को देखती रही और तत्पश्चात वह कक्ष का ताला लगाकर पुनः अपने कक्ष में लौट आई और दूसरे बुलंद अपने कक्ष में पहुंचकर सोच में डूब गया। मुझे यह तो पता लग गया राजमाता के पास हर समय रहने वाली चाबी किस कक्ष की है, कि ताले की है। अब मुझे सिर्फ यह बात का पता करना है कि उसमें ऐसी वह क्या वस्तु रखी है, बंद है, जिस पहले मुझे राजमाता की चाबी हासिल करनी होगी। लेकिन राजमाता चाबी कैसे हासिल करूं? राजमाता एक पल के लिए भी चाबी अपने से अलग नहीं रखती। अभी वह कुछ याद आया और राजमाता प्रतिदिन स्नान करने अपने वस्त्र कपड़े आभूषण स्नानघर के बाहर रख देती है। मैं वह चाबी वस्त्र आभूषण के साथ राजनगर के स्नानघर के बाहर रख देती है होगी। उसी समय गर्म मोम से चाबी की आकृति छाप लगाकर सुनार से मोम की चाबी की आकृति दूसरी चाबी बनवा लूंगा। तत्पश्चात ही चाबी आसानी से ताले से खोल सकता हूँ। सोचते हुए उससे मन में प्रशंसा की रेखाएं खिंच गई। दूसरे दिन सुबह अपने वस्त्र आभूषण कक्ष के बाहर चाबी स्नान गृह रख कर राजमाता गहने की और नहाने के लिए घुस गई। बुलंद तभी कक्ष में आकर घुसा। दासी किसी के कानों कान खबर न होनी चाहिए कि हम राजमाता के कक्ष में आए थे। जी महाराज, जी महाराज। अच्छा, अब तुम कक्ष से बाहर जाओ। जी महाराज। तब वह चाबी को जल्दी से अपना कार्य पूरा करके यहाँ से चला जाना चाहिए।
प्रबुल्ल सिंह ने चाबी का गुच्छा उठाया और चाबी निकाल ली और गर्म मोम पर रखकर हाथ से दबा दी और अगले ही पल मोम से चाबी की आकृति उभराई और बन गया काम। प्रबुल्ल इंसान चाबी के गुच्छे में वहीं रखकर वह कक्ष से बाहर निकल आया और उसने अपने गोपू सुनार को बुलाया और गोपू, इस मोम में छुपी चाबी की आकृति को देखकर तुम्हें एक ऐसी चाबी बनानी है, शाम तक वह चाबी हमें अवश्य मिल जानी चाहिए। और गोपू सुनार चाबी बनाकर उसे दे गया। मैं आज रात ही चाबी के उस कक्ष को खोल कर देखूंगा। और उसी रात जब चाबी से स्वर्गीय कमलेश कक्ष में पहुंचा, चाबी से ताला खुला गया और कक्ष में घुसकर देखना चाहिए कक्ष में क्या बंद है। अंदर जाकर उसकी दृष्टि राजकुमारी के चित्र पर पड़ी। कितनी सुंदर युक्ति है। बुलंद ने राजकुमारी के चित्र में सुंदरी सुर्ख होकर रह गया। आह, इस सुंदरी से मेरा विवाह करूंगा। कल ही राजमाता से पूछूंगा यह चित्र किस सुंदरी का है। और उस चित्र के अलावा उसे कुछ कक्ष में कुछ भी नहीं मिला। इसका मतलब यह हुआ कि चित्र को ही लोग नजरों से छिपाने के लिए राजमाता ने इस चाबी को अपने पास रख दी थी। तो यह चित्र कितनी महत्वपूर्ण है। जरूरी है चित्र में कोई रहस्य छिपा है। मैं इस चित्र के बारे में राजमाता से जरूर कहूँगा। और वह उठकर बुलंदशहर कक्ष यथार्थ ताला लगा दिया और कक्ष में लौट कर आया। और तब राजकुमारी माला के बारे में सोचने लगा। ऐसा लगता है जैसे चित्र की रेखा युक्ति विधाता ने बड़ी फुर्सत से गढ़ा है। और दूसरे दिन दरबार के समस्त होने पर बुलंद सिंह राजमाता केसर देवी के पास पहुंचा। उसने सीधा प्रश्न किया, राजमाता, स्वर्गीय पिताजी, शयन कक्ष में 7 वाले कमरे में वह किसका सुंदरी का चित्र रखा हुआ है? यह सुनकर राजमाता केसर देवी बुरी तरह चौंकी। तुम्हें यह कैसे जानते हो? राजमाता, क्षमा करना, मैंने चोरी से उस कक्ष में खोल कर देखा जिसे तुम सुंदरी का चित्र देख कर राजमाता आप अवश्य ही उस चित्र के बारे में कुछ जानती होंगी। मुझे बताइए वह किसका चित्र है? बेटा, वह सच है कि वह कक्ष में चाबी रहती है। सचमुच नहीं जानती वह किस सुंदरी का चित्र है और कहाँ रहती है? राजमाता, आपके चेहरे पर भावों से स्पष्ट पता हो रहा है कि आप मुझसे झूठ बोल रही हैं। आप चित्र के बारे में सब कुछ जानती हैं, कुछ भी नहीं बता रही। राजमाता, आपको मेरी सौगंध, आप चित्र के विषय में जानती है, बताइए। ओ बेटा, तुमने अपनी सौगंध देखकर अच्छा नहीं किया। अब न चाहते हुए भी तुम्हें उस चित्र के बारे में सब कुछ बताना चलूँ। और जल्दी ही राजमाता ने उस चित्र की रेखा युक्ति के बता कौन है। तो सुनो बेटा, चित्र में सुंदर पार आने वाले अवयद्वीप की देश की राजकुमारी रमाला है। राजमाता की बात मेरी समझ में नहीं आ रही। आप उस चित्र को इस प्रकार छुपा कर क्यों रखी है? बेटा, यह एक लंबी कहानी है, फिर भी तुम्हें बताती हूँ, सुनो। और राजमाता ने केसर देवी की राजकुमारी के चित्र के संबंधित सारी कहानी सुना दी। तत्पता और फिर इसलिए तुम्हारे स्वर्गीय पिता नहीं चाहते थे तुम्हारी दृष्टि उस पर पड़े। राजमाता, मैं उस चित्र को देख चुका हूँ। आपको बता दूं कि मैं राजकुमारी माला से विवाह करूँगा। यह जानते हुए भी कि उससे विवाह करोगे जानलेवा सिद्ध होगा। राजमाता, मैंने राजकुमारी माला के चित्र देखा है, तभी से प्रण कर लिया है कि मैं यदि विवाह करूँगा तो उससे युक्ति से ही करूँगा, जिसका अपनी जान पर कोई परवाह नहीं है। अब मेरी जान रहे या जाए, हर हाल में उससे माला से विवाह करूँगा। बेटा, राजकुमारी माला विवाह करने जैसी व्यर्थ बातें न कर, अपने राजपाट पर ध्यान दे लगा और अपनी प्रजा तुम्हारी
कीर्ति के गीत गाएं। राजमाता प्रजा राजपाट अपनी जगह और राजकुमारी माला अपनी जगह, कहकर बुलंद सिंह तेजी से कच्छ से निकल गया। और उसके जाने के बाद ये भगवान अब क्या होगा, क्या अपना कोई खेल दिखाने वाली है। और उधर बुलंद सिंह ने प्रधानमंत्री पुत्र पर से मिला। परवेश, मुझे तुम्हें लेकर अभयद्वीप की यात्रा पर जाना चाहता हूँ। राजन, अभयद्वीप आप किस सिलसिले में जाना चाहते हैं? प्रवेश, मेरे चित्र इसलिए तुम्हें बताया था कि अभयद्वीप की राजकुमारी से विवाह करना चाहता हूँ। अभयद्वीप पे जाकर इस सिलसिले में वहाँ के राजा भूपति से बात करना चाहता हूँ। ओह, आपके साथ अवश्य अवधि चलूँगा, लेकिन एक बात याद रखना, हमारी इस गुप्त यात्रा को किसी के कानों का खबर ना हो। मैं इस बात का ध्यान रखूँगा राजन। और वह बुलंदशहर से लेकर उसी समय अवैध की यात्रा पर निकल पड़ा। दूसरी ओर दासी ने एक पत्र जाकर राज केसरी को दिया। राजमाता, यह पत्र महाराज बुलंद सिंह ने आपके नाम भेजा है। बुलंद सिंह ने पत्र भेजा है, आखिर कौन सा ही महत्वपूर्ण बात है जिससे मुंह से नहीं कह सकता और पत्र से कहना चाहता है। राजमाता, दासी ने पत्र लिया। राजमाता, मुझे क्षमा करना, मैं आपके आदेश का अवहेलना करना हूँ, अभी जा रहा हूँ। भगवान ने चाहा तो मैं राजकुमारी माला से विवाह उसके साथ लौटूंगा। आपका बेटा बुलंद सिंह। और पढ़कर राजमाता बुरी तरह रोने लगी। अरे, लाख चाहने पर भी वही होकर रहता जिसका डर था। पता नहीं अब बुलंद सिंह अब आएगी, जीवन वापस लौटेगा या नहीं। दूसरी ओर कई दिन की यात्रा के पश्चात बुलंद सिंह जहाज अभयद्वीप तट पर जा लगा। यह सोचकर आंखों में आंसू आ गए थे। और प्रेषस में यहाँ के राजा भूमिपति के पास चलना चाहिए। दोनों अभयद्वीप के राजा भूमिपति के पास पहुंचे। महाराज, मैं समुद्र से फतेहगढ़ का राजा बुलंद सिंह हूँ और यहाँ मेरे मित्र परमजीत हैं। राजन, हमारे धन्य भाग जो हमारे द्वीप पे आए हो। उसी समय, महाराज, हम आपके एक विशेष प्रयोजन से आए हैं, आज्ञा कीजिए। राजन, महाराज, हम आपकी पुत्री स्वर्णलता से माला से विवाह करने की आशा लेकर आपके पास आए हैं। राजन, समुद्र पार राजा अपनी पुत्री का विवाह के संबंध करने के मुझे अत्यंत प्रशंसा होगी। मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है। और तत्पश्चात राजा भूपति ने बड़ी धूमधाम से राजकुमारी माला से विवाह किया और बुलंदशहर की ओर चल दिया। विवाह के पश्चात, महाराज, अब मैं अपने राज्य लौटना चाहता हूँ, इसलिए आपसे विदा चाहता हूँ। बेटा मन तो नहीं कर रहा, लेकिन तुम्हें इतनी जल्दी विदा कर दूँ, पर तुम्हें अपनी पुत्री माला को विदा करना ही होगा, इसलिए तुम्हें और नहीं रोकूंगा। अब तुम बुलंद सिंह भूपति से विदा परमेश्वर माता के साथ वापस फतेहगढ़ लौट पड़ा। और राजमाता राजकुमारी माला को अपनी बहू के रूप में देखकर कितनी प्रसन्न होगी। और दूसरी ओर पेशकश में सोच रहा था, बुलंदशहर की पत्नी तो बड़ी रूपवती मिल गई, काश मुझे इतनी सुंदर पत्नी मिल जा सकती। तभी उसके मन में एक विचार आया, इतनी सुंदर पत्नी मुझे मिल सकती है यदि मैं फतेह सिंह गढ़ पहुंचने से पहले बुलंद सिंह की हत्या कर दूं। मृत्यु के पश्चात राजकुमारी माला का मेरा ही अधिकार होगा, अन्यथा राजकुमारी माला मुझसे विवाह करना ही पड़ेगा। मन ही विचार आते ही प्रसन्न हो उठा। आज ही बुलंद सिंह को मौका देखकर मौत के घाट उतारने की कोशिश करूंगा। और उसी दिन जहाज नगर के तट पर रुका। आओ परमेश, थोड़ी देर के लिए जहाज से उतरो, हम तट पर घूम कर आते हैं। चलिए राजन। और राजकुमारी माला जहाज पर ही छोड़कर दोनों जहाज की सीढ़ियों से उतरते चले गए।
जैसे ही दोनों तट पर पहुंचे, प्रवेश ने मौका देख पाकर अपनी कटार निकाली और खचाक, और बुलंद सिंह तड़पता हुआ भूमि पर गिर गया और सीधे दम ने दम तोड़ दिया। दूसरी ओर जहाज में खड़ी माला ने यह दृश्य देख कर हक्की बक्की रही। ओह, इस पापी ने तो मेरे पति की हत्या कर दी, और बुलंदशहर का कांटा तो दूर हो गया, अब मुझे माला को अपने कब्जे में करना होगा। यह सोच वह जहाज पर ही सीढ़ियां चढ़ने लगा और अपनी ओर आते देख, जैसे भी हो इसे उस आदमी से बचना है, मुझे छल से मेरे पति को मारा है, मैं इसे छल से ही मारूंगी। जैसे उसके समीप पहुंचा, तुमने बहुत अच्छा किया प्रवेश, जो बुलंद सिंह की मौत के घाट उतार दिया। यह तुम क्या कह रही है? हाँ प्रवेश, पिताजी महाराज ने मेरा विवाह बुलंद सिंह से सातों से किया था, लेकिन सच में मुझे तुमसे ही विवाह करना चाहती थी। अच्छा हाँ प्रवेश, तो अभी क्या बिगड़ा है माला, हम अभी साथ में विवाह कर सकती हो। वह तो करूंगी ही, लेकिन पहले अवधि जाना होगा। क्यों? सुनो प्रवेश, क्योंकि तुम्हें बुलंदशहर को मार दिया है, इसलिए विवाह के पश्चात तुम्हें भी फतेहगढ़ तो जा नहीं सकते, इसलिए हम किसी अन्य राज्य में रहना पड़ेगा और इसके लिए धन की आवश्यकता होगी। यह तो तुम ठीक कह रही हो माला, लेकिन धन तो हम तुम्हारे पिता के यहाँ से ले सकते हैं। तुम बहुत भोले हो प्रवेश, अगर पिताजी को बुलंदशहर की मृत्यु का पता चलागा तो हमेशा जीवित नहीं छोड़ेगा। तुम ठीक कह तुम ही बताओ क्या करूं? तुम ऐसा करो, जहाज में बैठकर सीधे अवधि चले जाओ। वहां महल में मेरी एक पालतू मैना है, मुझे उसे लेकर तुरंत यहाँ लौट आना। मैना का हम क्या करेंगे माला? प्रवेश, तू मेरी पालतू मैना कोई साधारण मैना नहीं है, वह तुम्हें जो भी मांगोगे वह तत्काल ही वस्तु तुम्हें देगी। अच्छा, वह मैना बड़े काम की है? प्रवेश, मैं अपने पिताजी के नाम एक पत्र लिख देती हूँ, पत्र पढ़कर पिताजी तुम्हें मैना दे देंगे। हाँ, यह ठीक रहेगा। और मौलन ने एक पत्र लिखकर प्रवेश को दे दिया। प्रवेश ने, जब तुम लौटोगे तो मैं यहाँ तट पर तुम्हारा प्रतीक्षा करूंगी। ठीक है माला, मैं तुम फिक्र ना करो, मैंने मैना लेकर सीधी वापस लौटता हूँ। और प्रवेश माला को तट पे छोड़कर महल बैठकर आदित्य की द्वीप की ओर चला पड़ा। द्वीप में पहुंचकर प्रवेश ने पत्र राजा भूपत को दिया। पिताजी, यह वाहक ने धोखे से मेरे पति बुलंद सिंह की जान से मार डाला है, इसलिए इस पत्र पढ़ते ही आप तुरंत वाहक को मौत के घाट उतार दें। और पत्र पढ़ते ही राजकुमार भूप सिंह ने आंखें क्रोध से जल उठी। उसने तलवार निकाली और खचाक, और प्रेस की गर्दन जाकर दूर गिरी। और दूसरे बुलंदशहर क्या सब गोद में रख के माला बुरी तरह विलाप करी। हाय मेरे स्वामी, तुम्हें छोड़कर क्यों चले गई? और फिर आसपास सूखी लकड़ियां इकट्ठी करके चिता बनाई और बुलंद सिंह के शव रखा। अब चमक के पत्थर के आंसू उजागर, मैं चिता की आग लगा दूंगी और स्वयं भी चिता में कूद कर सती हो जाऊंगी। जैसे ही उसने चिता पर बैठकर चमचम के पत्थरों को घिसा, अग्निदेव प्रकट हुए। माला, तुम्हारे पति धर्म को जीवित को देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। धर्म को देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगती हो? जो मांगूंगी वह आप मुझे देंगे अग्निदेव? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम मांगो तो सही। ठीक है अग्निदेव, मुझे असंत सौभाग्यवती का वरदान दो। यह वर तो तुम्हें दे ही सकता हूँ माला, तुम्हारा पति तो मर चुका है। ठीक है, तो आप वचनहारी हो जाएंगे। ओह माला, तुम मुझे कैसी परेशानी में डाल दिया। एक बार सावित्री महाराज को परेशानी में डाल दिया था, लेकिन लगता है जैसे यमराज ने सावित्री को हारना पड़ा है, वैसे ही मुझे भी हारना पड़ेगा। अग्निदेव ने तुरंत ही मृत बुलंद सिंह के माथे पर हाथ रखा और तत्काल ही आंखें खोल दी। स्वामी, आप ठीक हो गई? ओह माला,
और बुलंदशहर जीवित अग्निदेव अदृश्य हो गए। अग्निदेव के अदृश्य होते बुलंद सिंह ने माला से पूछा, माला विश्वासघाती प्रवेश कहाँ है? स्वामी वह अब यहाँ नहीं है, सीधा यमलोक पहुँच चुका है। और बुलंदशहर ने माला के साथ फतेहगढ़ पहुंचा। राजमाता केसरी को अपने पुत्र को जीवित देखकर बहुत खुश प्रसन्न हुई। जय हो। समाप्त दोस्तों।